So, good morning, everyone. My topic is healthcare-associated infection and their surveillance. So, the surveillance of the healthcare-associated infections is important to need the data to make various policies. जितनी भी हमको पॉलिसीज बनानी है, एंटीबायोटिक पॉलिसी, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज, उसके लिए हमको डाटा चाहिए टू अमेंड आवरसेल्व्स. हमें अपनी जो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं हॉस्पिटल में उनको अमेंड करने के लिए वी हैव टू नीड डाटा. और फिर हमको उसका रूट कॉज एनालिसिस करना होगा. जो भी हमारे मार्कर्स आते हैं, इन्फेक्शंस के जितने भी मार्कर्स हैं, उसका जो भी डाटा होगा उसका हमको रूट कॉज एनालिसिस करना होता है और उसका करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेना होता है अकॉर्डिंग टू NABH. So, according to that, we have to make our data. और हमें अपना डाटा बना के इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा कलेक्शन के लिए. डाटा कलेक्शन कौन करता है? रेखा, कौन करता है डाटा कलेक्शन? ICN is responsible for 250 patients and link nurse is responsible for at least 50 patients. So on every 50 patient there is a link nurse which will collect data of those 50 patients and she will give it to the ICN and ICN will compile it and give it to the microbiologist. Okay. So the various types of surveillance are, first is healthcare associated surveillance in the limited resources. So limited resources ही हैं हमारे जितना भी इंडियन उसमें है हॉस्पिटल्स में. लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमको डाटा कलेक्ट करना है. उसमें हमारे 5 तरह के इन्फेक्शंस हैं मोस्टली. सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, उसके बाद UTI, which is catheter associated UTI, then respiratory tract infections leading to ventilator associated pneumonia and events, then bloodstream infections, that is catheter related bloodstream infections, and GI infections which may be due to the antibiotic associated diarrhea. So next. So what is the reason to detect HAI? तो रीजन हमें पता है टू डिटेक्ट एस्टिमेट द बर्डन ऑफ डिजीजेस इन टर्म्स ऑफ केस रिपोर्टेड डेथ्स एंड कॉस्ट. सब कॉस्ट भी हमको देखना होता है पूरा कि भाई हमको ये पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल का डाटा कलेक्ट करने में हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है और हमको किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग दीज इन्फेक्शंस. उसके बाद हाउ टू डिटेक्ट द आउटब्रेक्स एंड इमर्जिंग पैथोजेंस एंड पैटर्न ऑफ रेजिस्टेंस. सो पैटर्न ऑफ रेजिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट टू मेक द एंटीबायोटिक पॉलिसी. इफ वी हैव अ बैक्टीरिया इन आवर सेटअप विच इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, तो उसके हिसाब से फिर हम अपनी एंटीबायोटिक पॉलिसी चेंज करेंगे और हम एक जो हमारा फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक देते हैं वो उसी के हिसाब से जो हमारा बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से हम उसका एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाते हैं in various infections. So monitor the quality of IPC measures and strategies. जो भी हम measures ले रहे हैं उसको भी monitor करना है. We have to see कि हमारे जो काम हम कर रहे हैं वो कितना effective है. उसके लिए भी हमको ये surveillance जरूरी है. The surveillance of HAI is basic requirement for organizing and maintaining an effective IPC program and to reduce the morbidity and mortality. Next. So the infection control जो भी हमारी सर्वेलेंस होती है इट शुड बी डन बाय बोथ द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर एंड ICN. और बेसिकली देयर शुड बी अ प्रॉपर राउंड्स ऑफ ICN, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर का राउंड होना चाहिए हफ्ते में 2 बार.
to specifically to the high risk areas, ideally जो requirement है, and उनको जितना भी है सारा systematic collection होता है उसमें, patient based जो भी data हम लेंगे, active surveillance हम करते हैं उसके अंदर, ठीक है. और जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि एंटीबायोटिक कौन सी चल रही है, वी शुड सी, इनफैक्ट द माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड द इंटेंसिविस्ट शुड बी वर्किंग टुगेदर इन आईसीयू, एंड दे शुड सी कि जो हम एंटीबायोटिक चला रहे हैं इसको डी एस्केलेट भी करना होता है. ये नहीं कि हम जो भी एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक चल रही है उसको हम 3 days से ऊपर अगर हम दे रहे हैं तो वी हैव टू सी कि ये इसको हमें डी एस्केलेट करना है, नीचे लेवल पे लेके आना है, सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक पे फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक पे हम इसको लेके आ सकते हैं. और उसके भी फिर वेरियस क्राइटेरियाज आर देयर कि उसके सिम्टम्स कम हो रहे हैं कि नहीं, टीएलसी कम हो रहा है कि फीवर चला गया कि नहीं. सो दिस हैज टू बी done under surveillance. This has to be done with both microbiologist, ICN, and the infection control officer or intensivist. So the basic definition of all the HAIs is the patient having infection after 48 hours of his admission to the hospital, and the patient may go home and it may be incubating the infection. तो उसके घर जाने के बाद भी अगर 48 hours बाद उसको कोई fever आ रहा है and he is developing some symptoms, तो उसको भी हम HAI ही बोलते हैं. ठीक है. तो HAI बहुत सारे टाइप्स के हैं हमारे. 2 calendar days of hospitalization बोलते हैं इसको. According to the scientific terminology, it should be 2 calendar days of hospitalization. So the various types of surveillance. Active surveillance, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि active surveillance होता है कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है वो जाके और हर जगह पे जाके जो भी हाई रिस्क एरियाज है वहां पे जाके सैंपल खुद कलेक्ट कर रहे हैं. दे आर टेकिंग अ लुक इनटू द एंटीबायोटिक्स, जो वहां पे एंटीबायोटिक चल रही है उस पे. और फिर एक एंटीबायोटिक ऑडिट फॉर्म होता है. वो ऑडिट फॉर्म अगर हम भरते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये एंटीबायोटिक कितने दिन से कब से चल रही है. दैट हैज टू बी डन बाय द इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स. और उसमें पूरा एंटीबायोटिक का टाइम, कब से कब तक चल रही है, कितना अमाउंट में चल रही है, द डोज, और ये सारा हमको ऑडिट फॉर्म वगैरह ये सब जो है ड्यूरिंग हमारी एक्टिव सर्वेलेंस हमको देखना होता है. और एक्टिव सर्वेलेंस से ज्यादा हमको डाटा मिलता है एज कम्पेयर टू पैसिव सर्वेलेंस. पैसिव सर्वेलेंस ये होता है कि आपने हमें पेशेंट सैंपल भेजा और जो मेरे पास सैंपल आया उससे मैंने एक डाटा निकाल लिया कि ये यूरिन का सैंपल था, इतने इतने आए. और इसमें चांसेस ये रहते हैं कि मिस हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस मिस हो जाते हैं जो कि पूरा एक वैलिड डाटा नहीं मिल पाता है. उसके बाद है प्रोसेस एंड आउटकम सर्वेलेंस. जो भी हमने हैंड हाइजीन और ये सब किया उसका फिर हमने हैंड्स के सर्वेलेंस लिया, स्वैब्स लिया. दैट इज अ प्रोसेस एंड आउटकम सर्वेलेंस. देन क्लिनिकल पेशेंट बेस्ड सर्वेलेंस. क्लिनिशियन हमको भेज रहा है कि इस पेशेंट का आप सैंपल लीजिए, देयर मे बी सम प्रॉब्लम, तो दैट इज अ क्लिनिकल बेस्ड सर्वेलेंस. फिर लैब बेस्ड सर्वेलेंस. लैब्स में जितने भी हमारे एंट्री हो रही है जो भी सैंपल्स की, उसी से हमने डाटा निकाला. दैट इज अ लैब बेस्ड सर्वेलेंस. देन प्रायोरिटी डायरेक्टेड सर्वेलेंस. जो भी हाई रिस्क एरियाज हैं उसको हम प्रायोरिटाइज करके और फिर उसको सर्वेलेंस करें रादर देन वार्ड्स. और सिर्फ हम हाई रिस्क एरियाज को ही प्रायोरिटाइज करके उसी का सर्वेलेंस ले रहे. दैट इज अ प्रायोरिटी बेस्ड सर्वेलेंस. Then comprehensive is including all these type of surveillances. So in the limited resources, we usually go for high risk area surveillance only. That is ICUs, surgical units, NICU, burn units, and high risk procedures which are more prone to HAIs. पहले वाला करना एक मिनट.
तो जो प्रैक्टिसेस हमको मॉनिटर करना चाहिए, दैट इज हैंड हाइजीन, यूरिनरी कैथेटर इंसर्शन, जो भी ये चीजें हो रही हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं, उस सबको हमने देखा वहां खड़े होके। और जो भी कुछ भी इन्वेजिव हो रहा है तो हमारा आईसीएन उसको मॉनिटर करे कि ये प्रोसेस सही से हो रहा है कि नहीं, कुछ ब्रीच तो नहीं है ए सेप्सिस के बीच में, व्हेन द पेशेंट और द नर्स और द रेजिडेंट इज डूइंग द प्रोसीजर। और मल्टी डोज वायल्स कैसे यूज हो रहे हैं, बहुत सारे एक ही जो बेड साइड पे रखा है कि कहाँ पे रखे हैं इन्होंने, इस तरह की सर्वेलेंस करना। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, किस तरीके से सिस्टर्स जो है बेड पे रख देती है इंजेक्शन और उसके बाद फिर दे आर यूजिंग इट, तो दिस हैज टू बी मॉनिटर्ड बाय द आईसीएन्स। उसके बाद then insertion of vascular catheter, waste segregation or handling of sharps, CSSD and laundry, cleaning and disinfection. So all these are the components of this infection control, not only waste management. आउटकम सर्वेलेंस में हमको सीधा हम आउटकम पे आ गए और हमको पता चल गया कि एसएसआई और ये सारे जितने भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये सारे इसकी वजह से हमको दीज आर द आउटकम्स ऑफ जो भी ब्रीच हमने किया था बिकॉज ब्रीच ऑफ ए सेप्सिस से। नेक्स्ट सो HAI सर्वेलेंस के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो सबसे बेसिक हमको पता चलता है फीवर आ रहा है पेशेंट को, TLC उसका ब्लड रिपोर्ट वगैरह रेस्ड है, और हर पेशेंट का जो भी हमारा हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन है उसका एक पर्टिकुलर अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है WHO ने और CDC ने। तो वी हैव WHO क्राइटेरिया ओवर हियर, और इसमें ड्रग्स वी हैव टू रिव्यू द क्लिनिकल चार्ट ऑफ ऑल द पेशेंट्स एंड दोज हैविंग फीवर एंड एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। तो इसका हम एक रिव्यू करते हैं। उसके बाद रिव्यू द माइक्रोबायोलॉजी एंड ड्रग सेंसिटिविटी रिपोर्ट, और फिर हम एक प्रोबेबल केस बनाते हैं कि दिस मे बी अ प्रोबेबल केस ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। And उसमें we will include the patient number, age, gender, location and any other associated morbidities, diabetes वगैरह तो नहीं है उसको। और ये सारा जिस तरह से हम डाटा कलेक्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एक चार्ट रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद फिर हम उसका पूरा डाटा एंट्री करते हैं इस तरह से कि नाम, एज, सेक्स और उसकी कोई एसोसिएटेड मॉर्बिडिटीज है। और फिर उसके बाद उसका हमें एक फॉर्मूला है NABH ने हमको दिया है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जो नंबर ऑफ पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर HAI और डिवाइडेड बाय जितने इन पेशेंट्स हैं, इन IPD पेशेंट्स हैं, उनका कितना कैथेटर डेज है, या वो कितना सर्जरीज हुआ है, या कितने दिन से कितने पेशेंट्स एडमिटेड हैं, वो पूरा पर्टिकुलर 1 मंथ का हम वो लेते हैं डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में हम जो भी इन्फेक्शंस हैं उनको लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000। एंड इन सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसमें हम 100 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज SSI। बाकी सब में हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। So these are the minimum requirements of surveys. उसके according dedicated surveillance team including ICN, data entry and analysis, जो कि infection जो infection link nurse है वो करेगी, और माइक्रोबायोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स जो उसको डुप्लीकेट करना भी, डुप्लीकेट मतलब उसको फोटोकॉपी करवा के उसको रखना चाहिए आइडियली, और जो पेशेंट की फाइल से भी आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो एक उसमें अपना रजिस्टर जिसमें भी आप डाटा एंट्री कर रहे हो। तो माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट्स एज अ एविडेंस, ठीक है।
और मेडिकल एंड नर्सिंग चार्ट रिव्यूज, डिटेल्स ऑफ इनड्वेलिंग कैथेटर्स। अच्छा, अब इसमें जो भी हमारे कैथेटर डले हैं, पूरा महीने का एक रजिस्टर होता है जिसमें आप कैथेटर इंसर्शन डेट डालते हो, फिर कैसे कैथेटर कब हटा वो वाली डेट होती है, तो वो सारा एक रजिस्टर मेंटेन्ड होता है। आप लोगों के होता है यहाँ पर? नहीं। तो दिस शुड बी देयर, है ना, कि जहां पे भी आप कैथेटर डाल रहे हो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि आपने कब किस पेशेंट को कितना कैथेटर डाला, हर महीने का कैथेटर इंसर्शन डेट और रिमूवल डेट, ये सारा हमको पता होना चाहिए। फिर उसकी साथ में रिपोर्ट भी लिखना है। अगर आपका किसी भी पेशेंट को ये हुई है, कॉटी हुआ है, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई हुआ है, तो वो आपको इट शुड बी मेंशन्ड इन द रजिस्टर। उसके बाद जो भी सर्जरी ऑपरेशंस होते हैं उसका भी ओटी में, जो भी ओटी इंचार्जेस होते हैं उनके पास रजिस्टर होता है कितने सर्जरीज हो रही हैं। और फिर वो सर्जरीज का फॉलो अप, पता नहीं यहाँ पे कैसे होता है, सर्जरी के बाद फॉलो अप में पेशेंट जो भी आता है उससे फिर हिस्ट्री लेना होता है कि भाई देयर इज अ टेंडरनेस, और वो खुद ही बता देगा कि फीवर आया क्या है। तो वो भी हमको बस जो आप भेज रहे हैं उसका भी हमको रिक्वेजिशन में आप लिखे कि देयर इज अ फॉलो अप पेशेंट ऑफ दैट सर्जरी विच वाज बीइंग डन 5 days बैक और 30 days बैक और 1 year बैक, और उसका आप 1 year बैक फॉर इम्प्लांट पेशेंट्स, नॉट फॉर ऑल पेशेंट्स। तो उसका आपको एक मिनिमम हिस्ट्री हमको भेजे तो हमको समझ में आएगा कि दिस इज अ फॉलो अप पेशेंट, एंड द लिंक नर्स शुड ऑल्सो नो कि ये फॉलो अप पेशेंट है। ठीक है, तो वो आप एक एंट्री, एक आपका रजिस्टर होना चाहिए विच शुड बी मेंटेन, जो लिंक नर्स हमको विद रिपोर्ट व्हेन वी टेक डाटा, आईसीएन जब उनसे डाटा लेती है 1 month में, तो वो सारा शुड बी गिवन प्रॉपरली। इसी तरह से वेंटिलेटर का होता है, वेंटिलेटर कब डला है, कब इंट्यूबेट हुआ पेशेंट, उसके बाद कितने दिन बाद वो वीन ऑफ कर रहे हैं उसको, और कितने पेशेंट्स को वेंटिलेटर सेंटेक्स पे डाला गया है, उसके बाद उसको कितने एक्सपायर हो गया, कितना वीन हो गया, किसको कल्चर गया था, कल्चर किसका पॉजिटिव आया है, दैट शुड ऑल बी रिकॉर्डेड, शुड बी रिकॉर्डेड। ओके, तो रिकॉर्ड ऑफ फीवर एंड अदर क्लिनिकल साइंस कंसिस्टेंट विद द इन्फेक्शन, उसके बाद उसका एक्सरे एंड मतलब ऑल द सपोर्टिंग एविडेंस शुड बी देयर रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर HAI। देन एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी आपने क्या दिया, कितने दिन चला, 3rd लाइन तो नहीं शुरू कर दिया सीधा, और अगर आपने कोई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को यू आर ट्रीटिंग और द पेशेंट इज गेटिंग हील्ड, देन हाउ मच टाइम दैट एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी शुड बी गिवन। ऐसा नहीं कि 15 days ही आप उसको वैंकोमाइसिन चले जा रहा है एंड इट इज नॉट गेटिंग वीन ऑफ करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लिनिशियंस कि उसको देखना कि ये डी एस्केलेट हम कैसे करें। नेक्स्ट। So WHO has given a definition कि SSI किसको बोलते हैं। They are giving it 2 types of definitions, 3 types of definitions basically. First is superficial infections. Superficial infections involves only skin, and the superficial infections may include tissues under the skin, organs, or implanted material. Then next slide करो। Then deep incisional superficial SSIs होते हैं, उसके these give the criteria of minimum 30 days। तो अगर कहीं भी डीप ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ हुई है ड्यूरिंग सर्जरी या देयर वाज अ डीप ऑर्गन सर्जरी, तो उस केस में हमको 30 days तक हम वी हैव टू टेक अ सैंपल। ठीक है, और द पेशेंट में कम विद द फीवर, टेंडरनेस ऑफ दैट एरिया, एंड सैंपल कैन बी कलेक्टेड विद इन 30 days एंड इट शुड बी कंसिडर्ड SSI। उसको हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मानेंगे फॉर डीप इन्फेक्शंस, डीप SSIs। और सुपरफिशियल को हम 5 days का क्राइटेरिया है कि विद इन 5 days पेशेंट इज कमिंग विद टेंडरनेस या कोई फ्लूइड उसका वूंड साइड से आ रहा है, तो उसको हम सुपरफिशियल SSI मानते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ओके।
Then deep में it has to be collected aseptically by the surgeons. उसके बाद next करो, ये मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट करो. हाँ, एक होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट या जो हम नी रिप्लेसमेंट्स या बहुत सारे हम इम्प्लांट्स जो डालते हैं, तो सारे जितने भी इम्प्लांट्स डालते हैं उन सब के लिए 1 ईयर क्राइटेरिया है. और 1 ईयर क्राइटेरिया में हमको पता चलना चाहिए कि द पेशेंट इज नॉट कमिंग इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसप्लांट, द पेशेंट इज कमिंग विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर. तो उसमें हमको वूंड गेपिंग पता चलेगा. द सिम्टम शुड बी वूंड गेपिंग या टेंडरनेस या फीवर. और फिर उसके बाद वी हैव टू टेक अ सैंपल फ्रॉम दैट एरिया. और बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट्स और ये हिप रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट्स होते हैं उसमें ये हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी ब्रीच इन द एसेप्सिस ड्यूरिंग सर्जरी. सो this is the criteria for implants. उसके बाद number of SSIs. So this is the only formula जिसमें हम 100 से multiply कर रहे हैं. ठीक है, तो number of SSIs divided by the number of specific operative procedures. ठीक है, जो भी हमने हर SSI अलग निकालेंगे हम, जैसे गायनी का SSI अलग होगा और सर्जरी का अलग होगा. इस तरह से हर सर्जरी का SSIs हम निकालेंगे. और कितना सर्जरी हुआ दैट शुड बी द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हमारा कितना SSIs है मल्टीप्लाई बाय 100. उसके बाद इसको हमें कैसे डॉक्यूमेंट करना है, दिस शुड बी नोन. एज, जेंडर, लोकेशन, सिविरिटी एंड एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन, देन टाइप एंड लोकेशन ऑफ ऑपरेशन, कहाँ से हुआ है, ये सर्जिकल ओटी से हुआ है, गायनी ओटी से हुआ है या आपका इमरजेंसीज में हुआ है. और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन कैसा था, कोई ट्रॉमा वूंड तो नहीं था, क्लीन कंटामिनेटेड वूंड था या डर्टी वूंड था. इसके ऊपर हमको क्लासिफाई करके उसी में हमको मेंशन करना होता है. इवन इफ यू आर सेंडिंग अ रिक्वेजिशन फॉर पस सैंपल, तो उसमें भी आप थोड़ा सा हमें मेंशन करके देंगे, देन इट विल बी गुड फॉर बोथ द क्लिनिशियंस एंड अस, कि हम भी उस एस्पेक्ट से देखेंगे कि इस साइट का है. तो देर इज मान लो अगर इस्च्योरेक्टल फोसा का आप हमको पस भेज रहे हैं एंड वी आर डिटेक्टिंग ई कोलाई, तो ई कोलाई तो वैसे भी आ जाता है, कंटेमिनेंट होता है वो. तो इसलिए देर इज मतलब देर शुड बी अ मेंशनिंग ऑफ द साइट, कहाँ से आप भेज रहे हो हमको. Then time period in days between the operation and the development of infection. Then what are the comorbidities, कि उसका immune status कैसा है पेशेंट का, डायबिटिक तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है बाकी कहीं जगह इन द बॉडी. देयर में भी कि फोकस हो सकता है कहीं पे और उसका हमको सैंपल कंटामिनेशन मिल रहा है पेशेंट को, पेशेंट के सैंपल में, तो देयर कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. तो ये हमको मेंशन करना होता है. So shaving hair is strongly discouraged at all times. So pre-operatively or in the OR. और इसको बोलते हैं कि एक दिन पहले नहीं शेव करना चाहिए बिकॉज देर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स 1 day बिफोर. तो अगर आप उस टाइम शेव कर रहे हो जिस टाइम सर्जरी हो रही है, तो देर इज अ लेस पॉसिबिलिटी SSI की. बट हाँ, वो करना ही नहीं चाहिए. rather than clippers should be used, but they are expensive, तो नहीं यूज होता है. बट अगर हमको करना ही है तो हम उसी टाइम during the time of surgery, just before the surgery, we have to shave the patient. और प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल साइट, अल्कोहल बेस्ड हमको सोल्यूशन लेना चाहिए. और क्लोरहेक्सिडीन should be used, और antimicrobial sealant should not be used
आफ्टर सर्जिकल साइट प्रिपरेशन. सीलेंट्स हमको बाद में नहीं यूज करना, प्रिपेयर करने के बाद. और एनहांस न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर अंडर वेट पेशेंट्स, दैट शुड बी डन. देन फॉर द यूटीआई. अब यूटीआई का भी काफी क्राइटेरियाज हैं फॉर बेबीज एंड फॉर एडल्ट्स. तो एक क्राइटेरिया दिस इज फॉर एडल्ट्स की पॉजिटिव कल्चर टू 1 or 2 स्पीशीज, और जिसमें से एक स्पीशीज का कम से कम 10⁵ CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml शुड बी द कॉलोनी काउंट. So at least one of these following symptoms with no other cause should be there, ki fever, suprapubic tenderness, dysuria or urgency, frequency. These are the common symptoms of UTI. And in children, the patient may have hypothermia, bradycardia, and suprapubic tenderness, and other kind of symptoms. So the COTI criteria should be the patient if having catheter, urinary catheter for more than 2 days. 2 days से ऊपर उसको हो गया है and he is showing symptoms, तो we can consider as at COTI. और पेशेंट डेज एंड यूरिनरी कैथेटर डेज आर डिनोमिनेटर्स. सो जितने भी पेशेंट जिनको भी कैथेटर लगा उन सब का फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, जब तक उनको कैथेटर नहीं हटा, वो पूरे डेज हमको सब पेशेंट के ऐड करके, और जो पेशेंट जिनको भी कॉटी आया, ठीक है, उन सबको हमको ऊपर रखना है न्यूमरेटर, और नीचे हमको कॉटी के जितने डेज हुए टोटल सभी पेशेंट्स के उसको हमको रखना है, और मल्टीप्लाई बाय 1000. दैट शुड बी द कैलकुलेटिंग क्राइटेरिया. सो दिस इज द फॉर्मूला. ये आईसीयू में है नंबर ऑफ पेशेंट डेज और यूरिनरी कैथेटर डेज मल्टीप्लाई बाय 1000. नेक्स्ट, then ventilator associated pneumonia. So if the patient is on mechanical ventilation, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हमको इसमें देखना पड़ता है. अभी जो ये CDC ने क्राइटेरिया दिया है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को उन्होंने टर्म ही हटा दिया है. दे आर सेइंग कि देयर इज नो टर्म एज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. इधर इट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन और कंडीशन, और देयर इज अ इवेंट. So they have given various criteria for that. तो basic criteria है कि worsening of oxygen हमको बढ़ानी पड़ रहा है, और temperature बढ़ गया है, उसका TLC raise हो गया है. TLC either it is less than 4000 या ज्यादा हो गया है 12000 से. That is one of the criteria. These are the non-specific criteria. They have also given very specific criteria. जो भी हमारे ICU में जो भी हमारे charts होते हैं, जिसमें भी हम वेंटिलेटर को मॉनिटर करते हैं कि हमने उसका पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर पीप सुना है आपने, है ना. तो जो भी पीप हम दे रहे हैं उसका जितना भी प्रेशर है, उसको अगर हमको 3 mm मर्करी हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ रहा है, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. ठीक है, दैट कि अगर हम उसको मोर देन 1 hour हमको उसको बढ़ा के रखना पड़ रहा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी. अगर 2 दिन तक उसका पीप 5 था और उसके बाद हमको उसको 8 करना पड़ा, तो दैट मे बी वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. देन FiO2, दैट इज फ्रैक्शनल इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन, है ना. इफ दैट हैज टू बी इंक्रीज बाय 20%, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरियाज फॉर WAP. So FiO2 and PEEP is another major indicator. Apart from that, if you are sending samples, जो भी हमारे respiratory samples होते हैं, उसमें आप हमें endobronchial brushings भेज रहे हो, या next slide करना, endotracheal aspirates भेज रहे हो, बाल भेज रहे हो, bronchoalveolar lavage आप भेज रहे हो,
और लंग टिश्यू, उन सब का हमको मिनिमम कितना बैक्टीरिया मिल रहा है. मान लो हमको बैक्टीरिया मिल रहा है 10⁻³ CFU per ml, तो अगर द सैंपल इज अ ब्रोंकियल ब्रशिंग, तो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड लेस बैक्टीरिया ग्रोइंग. तो एंडोट्रेकियल एस्पिरेट के लिए वी आर taking a criteria of 10⁻³ CFU per ml, and for BAL 10⁻⁴ CFU per ml, and lung tissue is also 10,000 CFU per ml. So the calculation of VAP is also done simply like the other calculations, like the number of days the patient was on ventilator. Then after a date should be mentioned for maintaining the register for these ventilated patients, and after that the number of ventilator days of all the patients. जितने पेशेंट को जब तक वेंटिलेटर जब लगा, जब वीन ऑफ हुआ, वो सारा डेज हमको एक साथ ऐड करके और उसको हमको डिनोमिनेटर में यूज करना है. और जिन पेशेंट्स को रिपोर्टेड वैप हुआ है उनका नंबर शुड बी द न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 1000. देन criteria for bloodstream infection. So bloodstream infection में the recognized pathogen isolated from the blood culture and not to the infection in another site of the BSI. तो इसमें क्या होता है कि जो BSI है ना, दैट इज उसके लिए बहुत सारे हमको सैंपल चाहिए रहता है. ऐसे नहीं कि हम एक साइड से आपने हमको निकाल के दे दिया और फिर हम कहें कि दिस इज अ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. उसके लिए हमको एक पेरिफेरल ब्लड चाहिए रहता है, एक सेंट्रल लाइन ब्लड चाहिए रहता है. तो अगर आप सेंट्रल लाइन ब्लड जो पोर्ट हम क्लीन करके वहां से नहीं लेना होता, उसको सेंट्रल लाइन ब्लड अगर आप हमें दे रहे हो और एक पेरिफेरल ब्लड दे रहे हो, दोनों का ऑर्गेनिज्म शुड बी सेम, तब हम मानते हैं कि ये एक क्लेप्सी है. क्लेप्सी मतलब कैथेटर रिलेटेड, कैथेटर एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. और 2 सैंपल्स हमको मिनिमम चाहिए रहता है इसके लिए. ऐसे नहीं कि एक सैंपल से वी आर एबल टू गिव अ रिपोर्ट. और 2 सेट्स ऑफ सैंपल्स शुड बी ऑलवेज बी टेकन. और 10 to 15 ml of blood for adults and 2 to 5 ml for children should be given in the blood culture. इसका फॉर्मूला भी यही है कि जितने कैथेटर रिलेटेड BSIs हैं हाँ रिपोर्ट हुए और डिवाइडेड बाय द जिन भी लोगों को कैथेटर डला, कितने दिनों तक डला, सबको ऐड करके वी कीप इट एज अ डिनोमिनेटर. और अपर पोर्शन में द पेशेंट्स हु आर रिपोर्टेड टू हैव अ क्लेप्सी. तो दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर दैट. The WHO has given a benchmark also. उन्होंने बोला कि कितने मिनिमम हम मेजर्स ले रहे हैं. तो क्लेप्सी का जो बेंचमार्क उन्होंने बोला है, देयर शुड बी 0 इन्फेक्शन, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन. और वैप का उन्होंने दिया है कि देयर शुड बी 7.3 to 11.8 मिनिमम परसेंटेज. और द वैप जो इंसिडेंस है वो 7.3 से 11.3 हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेरियस कंडीशन. वैप में री इंट्यूबेशन हो रहा है पेशेंट का, तो बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं. तो मिनिमम उनको बोला है कि इतना क्राइटेरिया आप रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो the WHO has given various criteria for all the incidences. Next. So the GI infection after 2 days of 48 hours of admission is designated as HAI diarrhea, or acute watery diarrhea lasts several hours or days, and acute bloody diarrhea also called as dysentery, then persistent diarrhea that lasts for 14 days. Then ये जो
एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है, उसमें आपको पता ही है कि हम क्लिंडामाइसिन और ये सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आर इंक्लूडेड इन दिस. longer period of all types of antibiotics can cause एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया. और उसके लिए द वेरियस metronidazole is the drug of choice, and it can be easily treated by de-escalating the antibiotic which we are giving. Next. The environmental controls to prevent transmission of multi-drug resistant organism. So all the infection control measures we have discussed above, they are included in control of the multi-drug resistant organisms. Any questions? Next.